जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर हमारी निगाह जाती है कि कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट। और सैटेलाइट हम हमेशा पृथ्वी की कक्षाओं में छोड़ते हैं, निम्न भू कक्षा, मध्य भू कक्षा, उच्च भू कक्षा। निम्न भू कक्षा में याद करिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़े जाते हैं पीएसएलवी लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से। उच्च भू कक्षा में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं इनसैट सीरीज के सैटेलाइट और जीसैट सीरीज के सैटेलाइट जीएसएलवी की मदद से। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि मध्य भू कक्षा में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो पीएसएलवी की हेल्प से छोड़े जाते हैं, जैसे नाविक के जितने भी सैटेलाइट छोड़े गए पीएसएलवी की हेल्प से छोड़े गए। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये कृत्रिम उपग्रह स्वयं अंतरिक्ष की कक्षाओं में खुद स्थापित नहीं हो सकते क्या? कृत्रिम उपग्रह स्वयं अंतरिक्ष में नहीं जा सकते क्या? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 900 किलोमीटर की हाइट पर खुद जाकर नहीं सकता क्या? 36,000 किलोमीटर की हाइट पर संचार उपग्रह नहीं जा सकते क्या? नहीं। कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षाओं में स्थापित कराने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, लॉन्चिंग व्हीकल। हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपण यान। क्लियर है ये चीज? अच्छा, तो प्रक्षेपण यान जो हैं ये किस तरह से शुरू होते हैं या किस तरह से इनकी हिस्ट्री है? तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रॉकेटों के बारे में, क्योंकि रॉकेटों का ही एक प्रकार होते हैं प्रक्षेपण यान। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यही है दरअसल में प्रक्षेपण यान, मतलब जिनकी मदद से कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। तो सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं ये प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसको एसएलवी कहते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उपग्रह प्रक्षेपण यान, एसएलवी। एसएलवी को ही बेहतर करके बनाया गया है एएसएलवी। ये है एएसएलवी, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अब अगर मैं बात करूं कि ध्रुवीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए बनाया गया पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और सबसे लास्ट में जो है वो है भू स्थिर उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए या संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए जो रॉकेट बनाए गए उनको जीएसएलवी कहते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, ये जीएसएलवी का ये इमेज है, इसको भी देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि रॉकेट के दो टाइप होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको, और ये चीज आपके मीम्स में बहुत काम आने वाली है ना। तो जो रॉकेट होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है रॉकेट का जिसको कहते हैं साउंडिंग रॉकेट। रॉकेट का पहला प्रकार होता है साउंडिंग रॉकेट, और रॉकेट का दूसरा प्रकार होता है लॉन्चिंग रॉकेट। और लॉन्चिंग रॉकेट जो है यही होते हैं चार प्रकार के जो आप ये देख रहे हैं, एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी। तो जो प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है वो है एसएलवी, द्वितीय पीढ़ी का प्रक्षेपण यान एएसएलवी, तृतीय पीढ़ी का प्रक्षेपण यान पीएसएलवी, और चतुर्थ पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी का प्रक्षेपण यान जीएसएलवी कहलाता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि रॉकेट का जो दूसरा टाइप है यही तो कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाता है, ठीक है, मतलब कृत्रिम उपग्रहों को जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, इनको अंतरिक्ष में कौन ले जाएगा? लॉन्चिंग रॉकेट। लेकिन जरा हम साउंडिंग रॉकेट के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझिएगा, कि सबसे पहले, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, भारत ने सबसे पहले कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था? तो मैं बात कर रहा हूं सन 1963 की। और डेट आपको जरूर याद रखनी है, इसमें तो लिखी नहीं है, मैं लिख रहा हूं डेट, मतलब ये सब आपके क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं इसलिए मैं आपको बेसिक समझाने पे थोड़ा सा आमादा हूं। 21 नवंबर 1963, 21 नवंबर 1963 को नाइक अपाचे
जो इंडिया का पहला साउंडिंग रॉकेट है और जो इंडिया का पहला रॉकेट है, इसको यूएसए से हमने खरीदा था। तो जब हम पैसे देकर खरीदेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो नाइक अपाचे को हमने केरल के थुम्बा से, ये थुम्बा में क्या है याद करिए, TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से हमने इंडिया के पहले रॉकेट जिसका नाम है नाइक अपाचे को लॉन्च किया था। तो भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे 21 नवंबर 1963 को लॉन्च हुआ था और इसकी लॉन्चिंग में डॉक्टर विक्रम साराभाई की भूमिका प्रमुख थी। इसी वजह से डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम कहते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। लेकिन जो नाइक अपाचे था ये हमारे देश में नहीं बना था, तो हमारे देश में ही बना सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट नाम है रोहिणी 75 और हमारे देश से छोड़ा गया दूसरा रॉकेट साउंडिंग रॉकेट रोहिणी 75, मतलब हमारे देश में बना और हमारे देश से छोड़ा गया पहला साउंडिंग रॉकेट है, नाम है RH-75। और इसी वजह से रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा गया किसको, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पहले रॉकेट नाइक अपाचे को लॉन्च कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दूसरा रॉकेट जो है RH-75 ये हमारे देश में ही बनेगा और हमारे देश से छोड़ा जाएगा 20 नवंबर 1967 को। याद रखेंगे, नाइक अपाचे जो है 1963 को छोड़ा गया था, लेकिन यदि मैं बोलूं कि रोहिणी जो है वो 1967 को छोड़ा जाएगा। और इन दोनों घटनाओं में डॉक्टर विक्रम साराभाई का रोल बहुत अहम है और यही दोनों घटनाएं डॉक्टर विक्रम साराभाई को बनाती हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। एक लेडी का नाम है रितु करिहल, इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसलिए कहते हैं रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया क्योंकि इन्होंने RH-100 और RH-200 जैसे साउंडिंग रॉकेट को बनाकर इंडिया को दिए थे। अब यदि कोई आपसे पूछे कि ये जो साउंडिंग रॉकेट है, मतलब रॉकेट के दो प्रकार में सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट है, ये कहाँ बनते हैं, याद करिए मैंने आपको मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया में बताया था कि जितने भी रॉकेट होते हैं, चाहे वो साउंडिंग रॉकेट हो चाहे वो लॉन्चिंग रॉकेट हो, सब बनते हैं TRLS में, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, और आज इसी का नाम है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब यदि मैं बात करूं आपसे कि जितने भी रॉकेट हैं तो उनमें से साउंडिंग रॉकेट तो आपको समझ में आ गया। अब यदि आगे चलते हैं हम तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले प्रक्षेपण यान की। तो सबसे पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है, आप खुद देखिए, सबसे पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है, SLV। क्या आज SLV का यूज होता है? नहीं, आज SLV का कोई यूज नहीं होता, पहली चीज। तो SLV को बनाया क्यों गया था? SLV जो प्रथम पीढ़ी के प्रक्षेपण यान है, याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी के प्रक्षेपण यान SLV, इनको टेस्टिंग के लिए बनाया गया था कि क्या इन प्रक्षेपण यानों से सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा जा सकता है। इसी तरह से दूसरे प्रक्षेपण यान जो हैं दूसरी पीढ़ी के, जिनको ASLV कहते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंटल हैं, मतलब प्रायोगिक प्रक्षेपण यान में SLV भी आता है और ASLV भी आता है। आज के समय पे हम इनको यूज नहीं करते, हमने इनको शुरू में यूज किया है। कैसे यूज किया है, अब आप जरा इनको देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो आर्यभट्टा को हमने लॉन्च किया सन 1975 में, लेकिन न तो हमारे पास में लॉन्च व्हीकल था, न हमारे पास में लॉन्च पैड था। तो इसरो ने कसम खाई कि हम अपने देश में ही लॉन्चिंग व्हीकल बनाएंगे और हम अपने देश में ही लॉन्च पैड स्थापित करेंगे। तो फाइनल में वो समय आ गया। 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ये जवाबदारी दी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रात दिन मेहनत करके भारत के प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान SLV बनाया और भारत के द्वितीय पीढ़ी का प्रक्षेपण यान ASLV भी उन्होंने ही बनाया है। ये अभी से याद रखेंगे आप। तो SLV को बनाकर निश्चित रूप में 1979 में SLV के सबसे टॉप में रखा गया रोहिणी 1 सैटेलाइट को,
और 1979 में श्रीहरिकोटा, जहां से जनरली हम लॉन्चिंग रॉकेट को छोड़ते हैं, तो लॉन्चिंग रॉकेट SLV थर्ड को हमने उसके टिप में रोहिणी 1 सैटेलाइट को रखा और उसको अंतरिक्ष में छोड़ा। हालांकि ये मिशन असफल हुआ। मतलब भारत ने सबसे पहली बार कोशिश की कि खुद की सरजमी से, खुद के लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ना हो सका। डॉक्टर कलाम को बड़ा गहरा धक्का लगा इससे कि मेरे द्वारा बनाया गया जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो स्पेस में नहीं पहुंचा पाया सैटेलाइट को, और इसमें देश को बहुत ज्यादा क्या हुई, हानि भी हुई, क्योंकि सैटेलाइट लाखों करोड़ों रुपए के बनते हैं, लॉन्च व्हीकल लाखों करोड़ों रुपए के बनते हैं। तो फिर फाइनल में दुगने उत्साह दुगनी मेहनत से SLV थर्ड को फिर से बनाया। कहाँ बनेगा SLV थर्ड? याद करिए, TRLS, जिसको आज हम VSSC कहते हैं। एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV श्रीहरिकोटा में लाया गया, है ना। और श्रीहरिकोटा में SLV के टॉप पर इस बार हमने क्या रखा, रोहिणी सेकंड सैटेलाइट। यहां मैं एक चीज आपको बता दूं, जितने भी साउंडिंग रॉकेट होते हैं वो सब रोहिणी सीरीज के नाम से बनाए जाते हैं। अब हम साउंडिंग रॉकेट नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं SLV प्रक्षेपण यान है, SLV लॉन्चिंग रॉकेट है, और उसके टिप में जो चीज रखी गई है वो साउंडिंग रॉकेट नहीं, वो है कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हमने क्या किया, SLV थर्ड के टिप में रखा रोहिणी सेकंड। 18 जुलाई 1980 को हमने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से रॉकेट को लॉन्च किया। मिरेकल, मिरेकल और मिरेकल। चमत्कार हुआ कि भारतीय भूमि से और भारतीय प्रक्षेपण यान की मदद से कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो गया। मतलब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारतीय भूमि से छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह, तो भारतीय भूमि से छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह रोहिणी 1 है, जो असफल हो गया था 1979 में। लेकिन भारतीय भूमि से छोड़ा गया पहला सफल कृत्रिम उपग्रह रोहिणी सेकंड। ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि साल 1975 में आर्यभट्टा को हम इंटरकॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान की सहायता से, जो इंटरकॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान SLV थर्ड के जैसा था, और कापुस्टिलियार लॉन्च सेंटर जो है वो कहाँ था, श्रीहरिकोटा। निश्चित रूप में हम रशिया की मदद लिए थे आर्यभट्टा की लॉन्चिंग में, और 5 साल के अंदर हमने अपना लॉन्च पैड और अपना लॉन्चिंग व्हीकल बना लिया। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसी खुशी में प्रेरित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पद्म भूषण अवार्ड देने के लिए बोला, इसी चीज से उत्साहित होकर। डॉक्टर कलाम ने बिल्कुल देरी नहीं की, उन्होंने कहा कि एक ट्रायल और करके देखना चाहिए, और फाइनल में SLV थर्ड एक बार फिर से बनाकर लाया गया श्रीहरिकोटा में। उसके टॉप में रखा गया रोहिणी थर्ड सैटेलाइट को। जैसे ही लॉन्च किया गया, किसी की तकनीकी खराबी से यह असफल रहा, और फिर फाइनल में डॉक्टर कलाम ने चौथी बार प्रयास किया, SLV लिया, उसके टॉप में रोहिणी 4 रखा, 1993 को लॉन्च कराया, 1983 को लॉन्च कराया, अच्छे से देख लीजिए, और ये सक्सेसफुल हो गया। कहने का सीधा सा मतलब है कि SLV प्रक्षेपण यान की टोटल 4 लॉन्चिंग हुई, 4 बार SLV से एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या वो कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचा पाता है। तो जी हाँ, 2 कोशिशें सफल रही, रोहिणी सेकंड और रोहिणी 4। तो यदि आपसे अब कोई पूछे कि बताइए जो सबसे पहला लॉन्चिंग व्हीकल है वो कौन सा है, SLV की मदद से किसको अंतरिक्ष में पहुंचाया गया, रोहिणी सीरीज के सैटेलाइटों को, रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए SLV को यूज किया जाता है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे, जो चीज मैं आपको बता चुका हूं कि भारत का पहला जो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है जिसका नाम है आर्यभट्टा,
इसरो के चेयरमैन कौन थे जब आर्यभट्टा को 1975 में लॉन्च किया है? मैंने बताया था डॉक्टर सतीश धवन, क्योंकि सीवी रमन आप अगर बोल रहे हैं तो वो तो कहीं और का कॉन्सेप्ट है ना। इनको रमन प्रभाव के कारण नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया पहला भारत का सैटेलाइट कौन सा था, तो जी हाँ, आर्यभट्टा ही तो था। और यह विदेशी भूमि का मतलब है कि यूएसएसआर के बैकानूर के कॉस्मोड्रोम के कॉपुस्तिलियार लॉन्च सेंटर से हमने लॉन्च किया था। लेकिन यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भारतीय भूमि से छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह, याद रखिएगा, भारतीय भूमि से छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था रोहिणी 1। अब अगर मैं पूछूं कि भारतीय भूमि का मतलब यहाँ क्या है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जहां से लॉन्चिंग रॉकेट छोड़ते हैं भाई, साउंडिंग रॉकेट केरला के टीआरएलएस से छोड़े जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और लॉन्चिंग रॉकेट हम कहां से छोड़ते हैं? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा, जो कि एक द्वीप है, एक आइलैंड है, वहां से। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एसएलवी थर्ड से जो रोहिणी 1 को हमने छोड़ा था, वो प्रक्षेपण सफल था कि असफल था? 1979 में असफल था। लेकिन अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला असफल उपग्रह, तो रोहिणी 1। लेकिन असफल की जगह अगर मैं यहाँ सफल बोल दूं तो कि भारतीय भूमि से छोड़ा गया सबसे पहला सफल उपग्रह, तो आंसर है रोहिणी 2। याद रहेगा? तो ये चीज आप देख लीजिए, भारतीय भूमि से छोड़ा गया, भारतीय भूमि या भारतीय भूमि मतलब श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया पहला सफल कृत्रिम उपग्रह। तो पहला सफल कृत्रिम तो ये नहीं होगा, हाँ, पहला असफल कृत्रिम उपग्रह यही होगा, रोहिणी 1। और भारतीय भूमि से छोड़ा गया पहला सफल कृत्रिम उपग्रह होगा रोहिणी 2। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि भारतीय भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह, तो नाम है रोहिणी 1 और वो असफल था। अब जो अगला इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, बस ये चीज आपको बता रहा हूं कि भारत में ये है वो आइलैंड। जब आपकी नजर जा रही होगी तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये है दरअसल में श्रीहरिकोटा, जो कि एक आइलैंड है, आंध्र प्रदेश में है, यहीं पास में पुलिकट लेक है। लेकिन जो आप ये रेड कलर का चीज देख रहे हैं, यही है वास्तविकता में कॉस्मोड्रोम में कापुस्तिलियार लॉन्च सेंटर या कापुस्तिलियार प्रक्षेपण केंद्र। ये जो आप देख रहे हैं कापुस्तिलियार प्रक्षेपण केंद्र, यहीं से आर्यभट्टा को लॉन्च किया गया था। और ये जो है, ये वास्तविकता में यूएसएसआर के अधिग्रहण क्षेत्र में आने वाली जगह है। याद रहेगा ये चीज? तो ये है सोवियत संघ का लॉन्च पैड। तो सोवियत संघ का लॉन्च पैड कहलाता है कापुस्तिलियार, और इंडिया का लॉन्च पैड कहलाता है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में एक सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और ये लॉन्च पैड वो साइट होती है, वो जगह होती है जहां से कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। इस तरह से अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। एसएलवी थर्ड, जिसकी 4 फ्लाइट हुई, 2 सफल 2 असफल हुई, लेकिन माइलस्टोन 1980 में मिल गया हमको, क्योंकि रोहिणी 2 सफलतापूर्वक अंतरिक्षी कक्षा में स्थापित हो गया। एसएलवी थर्ड जो भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है, उसमें जो भी कमियां थी उनको दूर करके डॉक्टर कलाम ने बनाया था एएसएलवी। मतलब जो एएसएलवी है वो एसएलवी का ही संवर्धित रूप है। एसएलवी थर्ड को ही बेहतर करके बनाया और एएसएलवी नाम दिया गया। तो यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, कि एसएलवी को बेहतर करके कौन बनाया गया? एएसएलवी। कौन बनाएगा? डॉक्टर कलाम साहब। इसी तरह से रोहिणी श्रृंखला के जितने भी सैटेलाइट थे, रोहिणी श्रृंखला के जितने भी सैटेलाइट थे, जैसे ये ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। ये चीज, रोहिणी श्रृंखला के कितने सैटेलाइट थे? रोहिणी 1, रोहिणी 2, रोहिणी 3, रोहिणी 4। तो रोहिणी श्रृंखला के जितने सैटेलाइट थे उनको बेहतर करके एक श्रृंखला बनाई गई, उसको कहते हैं स्रॉस। क्या बोलते हैं इसको? स्रॉस। आप खुद देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज। हाँ, तो रोहिणी श्रृंखला के जितने भी उपग्रह हैं उनको बेहतर करके एक श्रृंखला बनाई गई, जिसको हम कहते हैं स्रॉस।
तो यहाँ पर SROS का मतलब होता है स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, ये SROS सीरीज। ये SROS सीरीज जो है इन सैटेलाइटों को ASLV की मदद से लॉन्च किया गया। मतलब आपको बेसिक याद रखना है, रोहिणी सीरीज के सैटेलाइटों को SLV की मदद से लॉन्च किया गया और SROS सीरीज के सैटेलाइटों को ASLV की मदद से लॉन्च किया गया। हालांकि इनमें से क्वेश्चन आने का संभावना थोड़ा कम है, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तृतीय पीढ़ी के प्रक्षेपण यान कौन है जिनका आज प्रयोग हो रहा है, और चतुर्थ पीढ़ी के प्रक्षेपण यान कौन है, GSLV, जिनका आज प्रयोग हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइटों को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए PSLV हम यूज करते हैं। और चतुर्थ पीढ़ी के प्रक्षेपण यान जो है, याद रखिएगा, चतुर्थ पीढ़ी के प्रक्षेपण यान मतलब GSLV, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। मतलब जितने भी GSAT सीरीज के सैटेलाइट हैं आज, वो सब कहीं ना कहीं GSLV की मदद से ही 36,000 किलोमीटर की हाइट पर ले जाए जा रहे हैं। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है उसका नाम है PSLV, भारत में जितने भी रॉकेट अभी तक बने हैं उनमें सबसे लंबा रॉकेट यदि कोई है तो जी हाँ, वो PSLV है, सबसे लंबा रॉकेट। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जितने भी प्रक्षेपण यान हैं उनमें से सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण यान कौन सा हमारे पास में, तो अभी तक यदि मैं बात करूं 2023 तक की बात करूं तो 2023 में लगभग 54 टाइम, 54 बार PSLV सैटेलाइट को लेकर स्पेस में गया है। सिर्फ दो ही ऐसे मौके हैं, सिर्फ दो ही ऐसे मौके हैं, और वो भी PSLV की जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो, और एक 2017 में। ये दो ही ऐसे इंसिडेंट हैं जब PSLV क्रैश हो गया या PSLV सैटेलाइटों को स्पेस में नहीं पहुंचा पाया। अदरवाइज 52 टाइम जब भी PSLV ने उड़ान भरी है तो हमेशा सैटेलाइटों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कराया ही कराया है। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 54 में से 52 बार कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षाओं में स्थापित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है, PSLV। और PSLV के इसी ट्रस्ट ने कि 54 में से 52 बार कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कराया है, इसरो का सबसे भरोसेमंद, इसरो का सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण यान बनाते। अब यहाँ एक चीज और समझनी है आपको। शुरुआत में PSLV को डिजाइन किया गया था 900 किलोमीटर की हाइट पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को ले जाने के लिए, लेकिन बाद में PSLV ने करिश्मा करते हुए कुछ सैटेलाइटों को मध्य भू कक्षा में भी स्थापित कराया है और कुछ सैटेलाइटों को उच्च भू कक्षा में भी स्थापित कराया है। और चंद्रयान 1 3 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से चंद्रमा, और मंगल तो और भी ज्यादा दूर है पृथ्वी से। ये जितने दो मिशन हमने किए, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, ये GSLV की मदद से नहीं किए, PSLV की मदद से किए, जिसकी औकात सिर्फ 900 किलोमीटर थी। सोचिए साइंटिस्टों ने कितना ड्रामेटिक चेंज किया होगा PSLV में कि जिसकी मदद से हम चंद्रयान 1 और मिशन ऑफ मार्स कर पाए। मतलब चंद्रयान 1 और मिशन ऑफ मार्स में कौन सा प्रक्षेपण यान हुआ है, यूज हुआ PSLV। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अंतरिक्ष की कोई भी कक्षा हो, चाहे निम्न भू कक्षा हो, चाहे मध्य भू कक्षा हो, चाहे उच्च भू कक्षा हो, किसी भी कक्षा में किसी भी सैटेलाइट को यदि हमको पहुंचाना है तो बस हमारे पास में PSLV हाजिर है। इसी वजह से वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहते हैं इसको, PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है, इसरो का जादुई घोड़ा, क्योंकि कोई भी कक्षा, कोई भी सैटेलाइट, निश्चित रूप में PSLV हाजिर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि PSLV की पहली लॉन्चिंग कब हुई थी, तो देखिए जो PSLV की पहली लॉन्चिंग है जो 1993 में हुई थी, वो भी 20 सितंबर को, वो असफल हुई थी। टोटल PSLV की अभी तक 2 ही उड़ानें असफल हुई हैं, जिसमें से जो सबसे पहली थी वही असफल थी, और दूसरी उड़ान जो है 2017 में असफल होगी। मतलब उसके बाद फिर तो मानो परंपरा सी शुरू हो गई सफलता की। अगर कोई आपसे पूछे कि PSLV की पहली सबसे सफल प्रक्षेपण कौन सी थी, तो PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण था
15 अक्टूबर 1994। तो आपको जो मेन चीज याद रखनी है कि इसरो का जादुई घोड़ा या वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसे कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रक्षेपण यान की तरफ, जिसका नाम है GSLV। तो GSLV के बारे में आपको एक चीज पता होगी कि जितने भी संचार उपग्रह होते हैं, है ना, इनको कौन सी कक्षा में स्थापित करते हैं, याद करिए, उच्च भू कक्षा में, जो 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होती है। तो इतनी अधिक ऊंचाई वाली कक्षा में निश्चित रूप में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हमको प्रणोदक भी तो लेना पड़ेगा भाई। लॉन्चिंग रॉकेट के अंदर जो चीज डाली जाती है, जो कि सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में ले जाएगी, वो प्रणोदक कहलाता है। तो 3 तरह के प्रणोदक होते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो GSLV जो होता है, याद रखिएगा, GSLV, उसके जो पहला चेंबर होता है उसमें ठोस प्रणोदक डाला जाता है। GSLV का जो दूसरा चेंबर होता है उसमें द्रव प्रणोदक डाला जाता है। लेकिन GSLV का जो तीसरा चेंबर होता है उसमें क्रायोजेनिक ईंधन भरा जाता है। मतलब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पहली बार, जरा जल्दी से बताइए, किस प्रक्षेपण यान में यूज हुई थी? तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी सबसे पहली बार यूज हुई थी GSLV में। अच्छा, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का मतलब है 2 चीजें। पहली चीज क्रायोजेनिक इंजन, और दूसरी चीज होती है क्रायोजेनिक ईंधन। तो क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन को इसमें डालते हैं, क्रायोजेनिक ईंधन में डालते हैं, और इस क्रायोजेनिक, सॉरी ये इंजन है, क्रायोजेनिक ईंधन को क्रायोजेनिक इंजन में डालेंगे, और इस क्रायोजेनिक इंजन को GSLV के 3rd चेंबर में फिट करेंगे, और फिर संचार उपग्रहों को रखकर श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर देंगे। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले उस प्रक्षेपण यान का नाम बताइए जिसमें क्रायोजेनिक तकनीकी यूज हुई थी, आंसर है GSLV। सबसे पहले उस प्रक्षेपण यान का नाम बताइए जिसमें सबसे पहले द्रव प्रणोदक यूज हुआ था, आंसर है PSLV। PSLV में पहली बार जो दूसरा चेंबर था, और याद रखिएगा चौथा चेंबर था, उसमें हमने लिक्विड प्रोपेलेंट यूज किया था। द्रव प्रणोदक सबसे पहली बार हमने PSLV में यूज किया है, और क्रायोजेनिक इंजन हमने सबसे पहली बार, और क्रायोजेनिक ईंधन हमने सबसे पहली बार किस में यूज किया है, GSLV में यूज किया है। अब जो GSLV है, इसके 3 वेरिएंट अभी वर्तमान में इसरो के पास है। एक है GSLV Mark 1, ये विदेशी सहयोग रशिया से हमको मिला था। फिर हमने खुद की कारस्तानी से GSLV Mark 2 को विकसित किया, और GSLV Mark 3 जो है ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति का हमने बनाया, क्योंकि हमने GSLV Mark 3 प्रक्षेपण यान की मदद से सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में ले जाने वाले पेलोड का विकास किया है। जैसे आपने सुना होगा, चंद्रयान 2 में हम लगभग 4 टन पेलोड ले गए, मतलब ऑर्बिटर ले गए, विक्रम लैंडर ले गए, प्रज्ञान रोवर ले गए। तो ये जो चीज कहलाती है, ये कहलाता पेलोड। तो जो पेलोड था उसका वजन 4 टन था। तो 4 टन पेलोड को हम किसके साथ ले गए, GSLV Mark 3 के साथ। इसलिए GSLV Mark 3 को ही इसरो का बाहुबली कहते हैं, या बाहुबली ऑफ इसरो कहते हैं। तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि इसरो का बाहुबली किसे कहते हैं, GSLV Mark 3 को, GSLV Mark 3 की तीसरी वैरायटी को। और क्या किया था इसने, दरअसल में सबसे ज्यादा पेलोड अभी तक का ले गया है, ये कौन सा, अंतरिक्ष में। लेकिन यदि आप खुद ही देखो इसको, GSLV Mark 3 की सहायता से 5 जून 2017 को GSAT-19 स्पेस में भेजा गया था 36,000 किलोमीटर की हाइट पर। ये देखिए GSAT-19, ये GSAT क्या है, संचार उपग्रह है। संचार उपग्रहों को इसी की मदद से तो भेजेंगे ना भाई, प्रक्षेपण यान की मदद से। तो कितना पेलोड था GSAT-19 का, आप देखो लगभग 3 टन, है ना। इधर पे इसी तरह से GSLV Mark 3 से 14 नवंबर को, जब वर्ल्ड डायबिटीज डे है, हम ले गए थे GSAT-29 को लगभग 35, है ना, हाँ लगभग 3500 किलोग्राम। और सबसे ज्यादा पेलोड हम चंद्रयान 2 में ले गए। तो सबसे ज्यादा पेलोड हम चंद्रयान 2 में ले गए, तो इसलिए GSLV Mark 3 को यहाँ जाने लगा जी इसरो का बाहुबली। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है।
अब इसके बाद जो चीज हमने पहले पढ़ी थी उसी को एक बार फिर से मैं अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आपने सुना होगा कि जीपीएस के बारे में, जैसे अमेरिका का जो जीपीएस है उसको हम नेवस्टार कहते हैं। इंडिया का जो जीपीएस है वो क्या कहलाता है? तो इंडिया का जीपीएस कहलाता है नाविक, और इसी नाविक का नाम है एक और IRNSS। अब ये क्या है, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो चीज आपको दिख रही है सामने स्क्रीन पर, ये बहुत सिंपल सी चीज है कि जो पोजीशनिंग सिस्टम होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज को हमको यदि प्राप्त करना है, किसी भी वस्तु की लोकेशन यदि पता लगानी है ना, इस पृथ्वी पर, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में दो तरीके हैं। एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है और दूसरा रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम है। तो पृथ्वी पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन पता लगाना है तो पहला तरीका जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को सैटेलाइटों से कवर कर देते हैं। जब हम पूरी पृथ्वी को सैटेलाइटों से घिरा दें तो इसको कहते हैं जीपीएस सिस्टम। और जब हम सिर्फ सिलेक्टेड जहां के लोगों की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको पर्टिकुलर उसी देश के लोगों की या उसी देश के अंदर की विषय वस्तुओं की यदि जानकारी लेना है, तो फिर हम क्या करते हैं, रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम का विकास करते हैं। मतलब रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम में पूरी पृथ्वी को हम सैटेलाइटों से कवर नहीं करते। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में पूरी पृथ्वी को हम सैटेलाइटों से कवर करते हैं। रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम का मतलब है सिर्फ जहां के लोगों की इंफॉर्मेशन, जहां की विषय वस्तुओं की हमको लोकेशन चाहिए है, सिर्फ उसी एरिया को हम कवर करते हैं। याद रखिएगा, जो आपने सुना होगा कि नाविक जो है, याद रखिएगा, ये 7 सैटेलाइटों से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है। जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं, ये 7 सैटेलाइट हैं, और ये 7 सैटेलाइटों ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर का रेंज कवर किया है। तो इसी वजह से ये 7 जो सैटेलाइट हैं नाविक के, ये 7 सिस्टर इन स्पेस कहलाते हैं। और ये जो नाविक के 7 सैटेलाइट हैं, याद रखिएगा, इनको 20,000 किलोमीटर की हाइट पर नहीं डाला है, इनको 36,000 किलोमीटर की हाइट पर डाला है। और 36,000 किलोमीटर की हाइट पर इन 7 सैटेलाइटों को जो चीज लेकर गई है उसका नाम है PSLV। तो PSLV नहीं, नाविक के 7 सैटेलाइटों को 36,000 किलोमीटर की हाइट पर स्थापित कराया है। अब चूंकि नाविक के 7 सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी नहीं घिरी है, सिर्फ वही एरिया घेरा है हमने जिसकी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए है, तो इसी वजह से हम नाविक को कहते हैं RPS, रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब चाहे RPS की बात करें हम, जो इंडिया का नाविक है, और चाहे GPS की बात करें हम, इसमें एक एटॉमिक क्लॉक लगी होती है, एक परमाणु घड़ी लगी होती है जो सीजियम और रुबिडियम से बनी होती है। और ये सीजियम रुबिडियम से बनी हुई एटॉमिक क्लॉक 0.1 सेकेंड की भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करती है। मतलब एग्जैक्टली लोकेशन, एग्जैक्ट टाइम पर आपको जो मिलती है वो एटॉमिक क्लॉक के कारण ही मिलती है, जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम में होती है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में पूरे पृथ्वी को हम सैटेलाइटों से घेरते हैं। ये जितने भी सैटेलाइट जिनको हम पूरी पृथ्वी को घेरते हैं, जितने भी सैटेलाइट, ये 20,000 किलोमीटर की हाइट पर मध्यभू कक्षा में डाले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको याद रखनी है हमेशा, कि जिनके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था अमेरिका का जीपीएस है नेवस्टार, कितने सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी को कवर किया गया है? 24। रशिया का जीपीएस है ग्लोनास, कितने सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी को कवर किया गया है? 26। चाइना की जो जीपीएस है उसका नाम है कैंपस या बेदेव, निश्चित रूप में 35 सैटेलाइटों से पूरी की पूरी पृथ्वी को कवर किया है। मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम में चाइना के हैं, कंपास में, बेदेव में।
और यूरोपियन यूनियन देशों ने गैलीलियो जीपीएस बनाया है। और याद रखिएगा, इसमें 30 सैटेलाइटों ने पूरी पृथ्वी को कवर कर रखा है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जब आप सैटेलाइटों से पूरी पृथ्वी को कवर करके किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की, किसी वस्तु की लोकेशन या उसकी पोजीशन पता लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं जीपीएस सिस्टम। और जीपीएस सिस्टम में सैटेलाइट होते हैं इन्वॉल्व। तो सैटेलाइट होते हैं ग्रुप में इन्वॉल्व, और इन्हीं सैटेलाइट के ग्रुप की मदद से हम क्या करते हैं, चीजों का पता लगाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर देश का अपना अपना जीपीएस सिस्टम है, जो आपने देखा कि हर देश का अपना जीपीएस सिस्टम है, और हर देश ने नंबर ऑफ सैटेलाइटों की मदद से पूरी अर्थ को कवर करके रखा है, पूरे ग्लोब को कवर करके रखा है इस तरह से।